23 साल मुस्तफा आमिर कराची से किडनैप होने के बाद बलूचिस्तान में पाया जाता है। अक्यूज के खिलाफ 12 से 13 केसेस होने के बावजूद भी उसका रिमांड जज की तरफ से डिनाई कर दिया जाता है। अक्यूज का रिमांड वारंट पक्का करने की बजाय कोर्ट मुस्तफा आमिर यानी कि विक्टिम के अगेंस्ट ही नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू कर देती है। ANF की इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुस्तफा के पास से 30 ग्राम है। एक सिंगल केस पाकिस्तान की बड़ी डीलिंग पार्टीज को एक्सपोज कर देता है। मुस्तफा आमिर खुद डीलिंग के केसेस में इन्वॉल्व था, तो उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो जस्टिफाइड है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे सहरा कहते हैं और आज की वीडियो में हम मुस्तफा आमिर के इस केस को स्टडी करने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करने वाले हैं कि कैसे बिहाइंड द डोर्स ये पार्टीज चलती हैं जो कि मुस्तफा जैसे यंग लड़कों को ग्रूम करती हैं और हमारी अथॉरिटीज इस तरह के केसेस को हमेशा से काउंटर करने में पीछे रह जाती हैं। जनवरी 6, 2025 मुस्तफा आमिर अपने घर से अपने एक फ्रेंड को मिलने के लिए निकलता है। निकलने से पहले वो अपने एक दोस्त को वॉइस नोट भी भेजता है कि वो अरमुगान से मिलने जा रहा है। फिर भाई मैं थोड़ी देर अरमुगान के घर जा रहा हूँ, वही काले के। मुस्तफा अपनी टोयोटा मार्क X गाड़ी में बैठकर घर से निकल जाता है, लेकिन इसके बाद मुस्तफा कभी भी वापस घर नहीं आता है। इसके बाद पुलिस से राब्ता किया जाता है, लेकिन पुलिस कोई भी मदद नहीं करती मुस्तफा को ढूंढने की। 2 से 3 दिन के बाद मुस्तफा की मदर को ये रियलाइज हो जाता है कि एक्चुअली में मुस्तफा अरमुगान के घर गया था लास्ट टाइम, और वो पुलिस को ये कंफर्म कर देती हैं कि अरमुगान ही एक्चुअली में उनके बेटे की मिसिंग के पीछे जिम्मेदार है। लेकिन पुलिस उस वक्त भी कोई एक्शन नहीं लेती। एक जनरल कंप्लेन दिखाते हैं जिसपे वो कोई वर्किंग नहीं करते। दूसरे तीसरे दिन इसके फ्रेंड्स ने अरमुगान को नॉमिनेट कर दिया। तीसरे दिन से मैं इनको नॉमिनेट करके बैठी हुई हूँ। 6 जनवरी से गायब होने के बाद मुस्तफा को अब 24 जनवरी हो चुकी थी। मुस्तफा की मदर के अकॉर्डिंग 24 जनवरी को ही लास्ट टाइम वो अरमुगान से बात करती हैं और इसी दिन की रात से मुस्तफा की फैमिली को रैंसम कॉल्स आना शुरू हो जाती है मुस्तफा की किडनैपिंग को लेकर। अब स्लोली ये केस CIA के पास जाता है, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन और भी तगड़ी की जाती है। इसी सेम इन्वेस्टिगेशन में मुस्तफा के लास्ट टाइम के मैसेजेस वगैरह भी रिवील होते हैं, जहाँ पर लास्ट टाइम अरमुगान ने उसे कॉल्स मैसेजेस वगैरह किए थे, बुलाया था मिलने के लिए। अब CIA इसे मिसिंग पर्सन केस से किडनैपिंग केस डिक्लेयर कर देता है और केस AVCC के हाथ चला जाता है, यानी कि एंटी वायलेंट क्राइम सेल। CIA को जब अरमुगान के ऊपर शक हुआ तो उसका एड्रेस निकाला गया और उसके घर पर रेड मारी गई। लेकिन जिस दिन अरमुगान के घर पर रेड की गई थी उसी दिन अरमुगान ने पुलिस के ऊपर ओपन फायर खोल दिए थे अपने डिफेंस में। इस अरेस्ट के बाद अरमुगान कहानियां बनाता गया। पहले उसने कहा कि उसने मुस्तफा को शेरों के आगे डाल दिया है या फिर मुस्तफा को पानी में दरिया में फेंक दिया है। उसने कोई भी एक्चुअल डिटेल पुलिस को नहीं दी। CIA को अरमुगान के घर से डिफरेंट एविडेंस मिलते हैं, जिसमें मुस्तफा आमिर का मोबाइल फोन मिलता है, सेवरल मॉडर्न ऑटोमेटिक राइफल्स मिलती हैं, ओवर 60 लैपटॉप्स मिलते हैं। साथ ही DNA सैंपल्स भी अरमुगान के बंगलों से कलेक्ट किए जाते हैं। एटलीस्ट 3 फायर आर्म्स जो कि अरमुगान के बताए जाते हैं उनको फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL में एनालिसिस के लिए भेजा गया है। लेकिन इतने महंगे वेपन्स रखने के बावजूद भी अरमुगान और उसके फादर कामरान कुरैशी इन वेपन्स को लेकर लाइसेंस नहीं सबमिट करवा सके। अब इस वक्त पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट का 3 मेंबर का मेडिकल बोर्ड लीड कर रही थी। ये पता चलता है कि जनवरी 12, 2025 को एक कार के अंदर एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली थी हब चेक पोस्ट के करीब, जिसे एदी फाउंडेशन के हवाले कर दिया गया था और किमारी ग्रेवयार्ड में उसको जनवरी 16, 2025 को दफना दिया गया था। तो अब इस बॉडी को फरवरी 21, 2025 को एदी सेमेट्री से कलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले DNA सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। टोटल 11 सैंपल्स बॉडी पर से लिए जाते हैं। पोस्टमार्टम भी इस बॉडी का करवाया जाता है इसकी कॉज ऑफ डेथ मालूम करने के लिए, लेकिन क्योंकि बॉडी की हालत सिवियर थी तो ये पता नहीं लगाया जा सका कि इसकी कॉज ऑफ डेथ क्या थी। अब अरमुगान के बंगलों से मिलने वाले DNA सैंपल्स का मैच करवाया जाता है इस अनआइडेंटिफाइड बॉडी के DNA सैंपल्स के साथ और ये दोनों मैच कर जाते हैं। इस मैच के बाद अरमुगान कन्फेशन भी कर देता है और फिर ये चीज रिवील होती है कि ये अनआइडेंटिफाइड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि मुस्तफा आमिर की थी। और फिर CIA ने एक और अरेस्ट की, शरास की, जो कि इनका तीसरा दोस्त था। इसके बाद केस एंटी टेररिज्म कोर्ट ATC के पास जाता है, जहाँ पर फिजिकल रिमांड इन दोनों सस्पेक्ट्स का दिया जाता है और फिर सिंध हाई कोर्ट भी इन्वेस्टिगेशन को लेकर रूलिंग देता है, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। शरास के मुताबिक या फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये रिवील होता है कि दोनों के दरमियान लड़ाई एक लड़की पर हुई थी जिसका नाम मार्शा था और मार्शा
मार्शा पिछले 4 साल से मुस्तफा के साथ रिलेशनशिप में थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्शा की गवाही तो बहुत ज्यादा जरूरी है इस केस में, लेकिन गेस व्हाट, 6 जनवरी को जब मुस्तफा गायब होता है उसके कुछ दिनों बाद यानी कि 12 जनवरी को मार्शा मुल्क से बाहर चली जाती हैं और माशाल्लाह से केस ओपन ही फरवरी में होता है। तो फिर मार्शा तो पहले ही मुल्क छोड़कर जा चुकी थी, उसे इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। ये इनिशियल बयान था, लेकिन अब अरमगान की कन्फेशन की बात करें तो उसने बताया कि उसने एक सिक्का उछाल कर गेम खेली थी, यानी कि जैसे ही मुस्तफा घर में दाखिल होता है अरमगान उससे एक स्टील रॉड या फिर आयरन रॉड से अटैक कर देता है। बार बार सिक्का उछाल कर डिसाइड किया जाता है कि कब और कैसे मुस्तफा के ऊपर अटैक करना है। उसके बाद मुस्तफा को उसी की अपनी गाड़ी की डिग्गी में बंद कर कर ले जाया जाता है बलोचिस्तान स्ट्रेट। बलोचिस्तान हब में ले जाकर गाड़ी का टंक यानी कि डिग्गी खोली जाती है। अंदर मुस्तफा बुरी हालत में होता है क्योंकि उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया होता है। आगे अरमगान कन्फेस करता है कि उसके बाद वो मुस्तफा को मौका देता है वहां से उठकर भागने का, लेकिन जाहिर है मुस्तफा वहां से नहीं हिल पाता। उसके बाद दोबारा सिक्का उछाला जाता है ये डिसाइड करने के लिए कि मुस्तफा की गाड़ी पर आग लगाई जाए या फिर नहीं, और जब वो दोबारा से इस सिक्के वाली गेम को हार जाता है तो मुस्तफा की गाड़ी पर आग लगा दी जाती है मुस्तफा के डिग्गी में होते हुए। उसके बाद 2 से 3 घंटे तक वो लोग आसपास वॉक करते रहते हैं और वॉक करने के बाद कैजुअली कोई भी रिक्शा वगैरह लेकर, कोई भी व्हीकल लेकर वो दोबारा कराची आ जाते हैं। ये सब कुछ अरमगान और शिराज के कन्फेशन की रिपोर्ट है जो कि इन्वेस्टिगेशन टीम ने अब जाकर पब्लिश की है। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहली चीज मुस्तफा की मदर ने ये कंफर्म की कि मुस्तफा एक्चुअली में अरमगान का दोस्त नहीं था, बस वो सिर्फ अरमगान को थोड़ा बहुत जानता था, 2-3 पार्टीज में उससे मिल चुका था, दैट्स इट। पहले कहा गया कि दोनों दोस्तों के दरमियान न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के दौरान फाइट हुई थी, लेकिन फिर मुस्तफा की मदर ने ये चीज भी डिनाई कर दी और बताया कि न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए मुस्तफा अरमगान के साथ नहीं बल्कि अपने दूसरे दोस्तों के साथ था। न्यू ईयर पे मुस्तफा इसके घर नहीं था, मुस्तफा उस पार्टी पे नहीं था। मुस्तफा अपनी एक क्लास फेलो, सारे बच्चों ने एक गेट टुगेदर रख के, एक उसका रूफटॉप पे अपार्टमेंट है, वो वहाँ पे था। लेकिन गेस व्हाट, जब ये केस कोर्ट में ले जाया गया तो जज ने इन्वेस्टिगेशन के बाद मिलने वाले सारे सबूत और गवाहों के बावजूद भी अरमगान की डायरेक्ट अरेस्ट वारंट डिनाई कर दी। उसे पुलिस कस्टडी में नहीं दिया गया बल्कि जुडिशरी कस्टडी में रखने का फैसला सुनाया गया। ये सब हुआ एंटी टेररिज्म कोर्ट में जहां पर जज थे जाकिर हुसैन। अब इस जज को 2 मेंबर सिंध हाई कोर्ट के एक बेंच की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव रोल पर से हटा दिया गया है। जब ये केस हाई कोर्ट तक पहुंचाया गया तो और भी मजीद ब्लंडर्स खुलकर सामने आए हैं। हाई कोर्ट रूलिंग के मुताबिक इस केस में इन्वॉल्व जज हुसैन ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को वेटिंग पर रखा हुआ था 3 घंटे तक। उसके बाद वर्बली इंस्ट्रक्ट किया गया कि हाँ जाकर मेडिकल एग्जामिनेशन अरमगान यानी कि अक्यूज्ड का करवा लिया जाए। किसी भी केस में मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ये अक्यूज हो या फिर विक्टिम हो उसका जल्द से जल्द करवाना पड़ता है, क्योंकि अगर मेडिकल एग्जामिनेशन में देर हो जाती है तो रिपोर्ट्स चेंज आ सकती हैं। वल्लभ अरमगान की मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ये बताया गया कि उसके ऊपर कुछ इंजरी मार्क्स थे, लेकिन लीगल ऑफिसर्स की जो ये रिपोर्ट है इसने ये कंफर्म नहीं किया कि ये इंजरीज पुलिस टॉर्चर का रिजल्ट है या फिर अर्लियर जो फाइट अरमगान और मुस्तफा की हुई थी उसका रिजल्ट है। एक और बहुत ही बेवकूफाना या फिर बहुत ही क्लेवर ब्लंडर कोर्ट की तरफ से किया गया। हुआ कुछ यूं कि एएनएफ ने यह कंफर्म किया कि अर्लियर जनवरी 2024 में कराची कोरंगी में मुस्तफा आमिर के अगेंस्ट एक डीलिंग का केस रजिस्टर किया गया था, जिसमें मुस्तफा को अरेस्ट किया गया था कुरियर सर्विस में तैमूर नाम यूज कर 30 ग्राम वीट को कराची से लाहौर भेजने के लिए। कोर्ट ने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ऑर्डर दिया कि फरवरी 27 को मुस्तफा को कोर्ट में हाजिर किया जाए इस केस के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कोर्ट ने नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स भी स्लेन मुस्तफा आमिर के अगेंस्ट ट्रैफिकिंग केस में इशू की। अब अगर आपको नहीं पता कि एक इंसान अगर क्रिमिनल भी होता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान या फिर इन्वेस्टिगेशन से पहले वो मर जाता है तो उसके पीछे जितने भी केसेस उसके अगेंस्ट होते हैं वो सभी केसेस क्लोज कर दिए जाते हैं। मरने के बाद अरेस्ट वारंट्स जारी नहीं किए जाते या फिर मरने के बाद उसे कोई सजा नहीं सुनाई जा सकती, क्योंकि जाहिर है वो इंसान मर चुका है। कोर्ट के इस ब्लंडर को भी बाद में हाई कोर्ट की तरफ से एड्रेस किया गया था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल पाकिस्तान के जुडिशरी सिस्टम के ऊपर उठा देता है। कोर्ट का सोल पर्पस अनबायस्ड फैसले सुनाना होता है, लेकिन गेस व्हाट, पाकिस्तान के कोर्ट्स इतने भी कैपेबल नहीं है कि वो ठीक से फैसला सुना सके किसी भी केस को लेकर। कोर्ट के इस ब्लंडर को लेकर एक और अजम्पशन ये भी हो सकती है कि मे बी अरमगान के मेन केस से लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मुस्तफा के खिलाफ ये केसेस खोले गए या फिर मुस्तफा के खिलाफ ये अरेस्ट वारंट जारी किया गया। अरमगान के अरेस्ट के बाद और भी चीजें सामने आती हैं और अब एएनएफ भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है, जिनका एक्चुअली में काम
डीलिंग्स और इस तरह के सभी केसेस को देखना होता है। अब अगर सब कुछ समन किया जाए अरमगान को लेकर, तो अरमगान का एक इलीगल कॉल सेंटर और एक सॉफ्टवेयर हाउस भी है। यहाँ तक कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए डिजिटल करेंसी अकाउंट्स भी बना रखे थे। एक्चुअली में अथॉरिटीज ने क्लेम किया कि अरमगान एक इलीगल कॉल सेंटर चलाता है, जिसकी मंथली इनकम वो 3 से 4 करोड़ तक महाना कमा रहा था। वो अपने ही स्टाफ मेंबर पर शक करता था और जब भी किसी पर शक हो उसे वो अपने बंगलों में बुलाकर आयरन रॉड से मारता पीटता था। एक और अरेस्ट भी की गई है साजिद हुसैन, एक फेमस टीवी एक्टर के बेटे की, जिसे मुस्तफा आमिर का दोस्त बताया जा रहा है। हसन को जब अरेस्ट किया गया तो इन्वेस्टिगेशन टीम या फिर पुलिस के मुताबिक हसन के कंधे पर एक बैग था जिसके अंदर ड्रग के 5 पैकेट्स थे। टोटल वजन इस सीज्ड ड्रग का, जो कि हसन से बरामद हुए थे, 557 ग्राम्स था। स्पेशल मजिस्ट्रेट ने हसन के अगेंस्ट 1 दिन का फिजिकल रिमांड लिखा। इसके अलावा उसे अगले दिन कोर्ट में हाजिरी देने को भी कहा। जबकि हसन ने अपने इंटरव्यूज में बताया कि वो मुस्तफा का दोस्त था, लेकिन वो अरमगान को नहीं जानता और ना ही उसका अरमगान से कोई लेना देना है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से अरमगान मुस्तफा से खरीदता था और मुस्तफा हसन से खरीदता था, और हसन एक्चुअली में 2 इंटरनेशनल सप्लायर्स बाजिल और यहिया से खरीदता था। और ये पूरा नेटवर्क इन दोस्तों के दरमियान काम कर रहा था, जहाँ पर डिफरेंट पार्टीज में सेलिंग और ट्रांजिशनिंग का काम होता था और ड्रग लेने का काम भी होता था। लेकिन मुस्तफा की मदर इस पूरी स्टेटमेंट को डिनाई कर देती हैं। वो कहती हैं कि उनका बेटा ड्रग्स बेचने के कारोबार में मुलविस नहीं था, जिसको मैं बार बार क्लियर करने की कोशिश कर रही थी कि मुस्तफा मंशियात फरोख्त नहीं करता। फिर अरमगान तक ड्रग कहां से आते थे या फिर अरमगान कौन सा ट्रैफिकिंग कर रहा था, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। इन्वेस्टिगेशन में ये रिवील किया गया है कि ये ओरिजिनेटेड हैं कोलंबिया से, जबकि स्मगल होकर पाकिस्तान आते थे थ्रू कैलिफोर्निया। कुरियर सर्विस का यूज कर या फिर डार्क वेब पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा डीलिंग का ये कारोबार या फिर नेटवर्क चल रहा था, तो ANF क्या कर रही थी? एक्चुअली में ANF को मे भी हो सकता है कि इस सब की मालूमात भी हो, क्योंकि अरमगान के अगेंस्ट पहले से डीलिंग्स, ट्रैफिकिंग और इसके अलावा टेररिज्म को लेकर भी चार्जेस लगाए गए हैं। अरमगान के अगेंस्ट टोटल 6 FIRs लॉन्च की जा चुकी हैं डिफरेंट पुलिस स्टेशंस की तरफ से, इंक्लूडिंग दरख्शान, साहिल, गिजरी, बोट बेसिन और ANF। 2019 में एक FIR लॉन्च की गई थी जहां पर एक्सटोर्शन का इल्जाम लगाया गया था। अलगमार ने कराची डिफेंस फेस 8 के एक रेजिडेंट को धमकाया था। 2019 में ही स्मगलिंग के 2 अलग अलग केसेस इसके अगेंस्ट थे, जहां पर कस्टम्स अथॉरिटीज से इलीगल सब्सटेंस स्मगल करने के चार्जेस लगाए गए। 2023 में एक फायरिंग इंसिडेंट में भी इसके अगेंस्ट FIR लॉन्च की गई थी, जहां पर सड़क पर एक झगड़े के दौरान आम शहरी रियाज के ऊपर ओपन फायर खोल दिए गए थे अरमगान की तरफ से। 2019 से 2024 तक मल्टीपल टाइम्स इसे अरेस्ट किया गया है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब अगर इन पार्टीज की बात की जाए तो ये पाकिस्तान में कोई नई नहीं है, बल्कि एक लंबे टाइम से ये सीक्रेट पार्टीज पाकिस्तान में चलती आ रही हैं, जहां पर मोस्टली एलाइड ग्रुप्स, पॉलिटिशियंस वगैरह इन पार्टीज में इन्वॉल्व रहते हैं। मोस्टली इनके बच्चे इन पार्टीज में इन्वॉल्व रहते हैं। ये पूरा कारोबार इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि कोई भी स्टूडेंट आसानी से इस सब में फंस सकता है। सबसे पहले पीर प्रेशर या फिर सोशल स्टेटस का मसला आता है। आज की जनरेशन के लिए लाइफ स्टाइल या फिर स्टेटस एक बहुत बड़ी चीज बन चुकी है। अब जो रिच स्टूडेंट्स हैं उनके सर्कल में उसको कूल माना जाता है। मान लो कि किसी ट्रेंड की तरह अगर कोई इस सब में इन्वॉल्व नहीं होता तो उसको बैकवर्ड या फिर आउटडेटेड कहा जाता है। पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट्स में जहां पर हाई लेवल पर ये पूरा कारोबार चल रहा होता है, वहां पर ड्रग्स को लेकर एजुकेशन नहीं दी जाती। एक सर्वे के मुताबिक ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट्स इलाइट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लाइक सिटीज लाइक इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में ड्रग के एडिक्ट हैं। हर 10 में से 1 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एडिक्ट बताए जाते हैं पाकिस्तान में। आप खुद ही सोचें, जब इन अर्ली एडल्ट्स या फिर टीनेजर्स को इतनी आसानी से अपने कॉलेजेस या फिर अपने इंस्टीट्यूशंस में ही मिलेगी अफोर्डेबल प्राइसेस में, तो वो क्यों नहीं इन नेटवर्क्स का शिकार होंगे। और ये कोई नॉर्मल सिर्फ को कंज्यूम करने का सिलसिला नहीं है, बल्कि ये पूरी चेन है। पहले बच्चों को ग्रूम करते हैं, उनको कंज्यूम करवाते हैं। जब वो कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं तो फिर उनसे ही सेलिंग और परचेसिंग का भी काम करवाते हैं। वो सेलिंग और परचेसिंग में इन्वॉल्व होते हैं और स्लोली वो लोग और रैंसम जैसी चीजों में भी घुस जाते हैं। लेकिन अगेन हमारे इदारे इस सब को काउंटर तब तक नहीं करते जब तक किसी एक इंसान की जान नहीं चली जाती। पाकिस्तान में ANF है, एंटी नार्कोटिक्स लॉज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग इस सब में इन्वॉल्व होते हैं उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उनके हाई प्रोफाइल कनेक्शंस की वजह से। पाकिस्तान में कारोबार प्रोफेशनल लेवल पर चलता है, जहां पर पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज इस सब में इन्वॉल्व होते हैं। और जहां पर पॉलिटिशियंस किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाएं तो वहां पर लॉज हमारे काम करना बंद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली।
इस सब के पीछे का मेन रीजन पाकिस्तानी पुलिस की करप्शन है, क्योंकि पाकिस्तानी पुलिस ही सिरे से इन केसेस को सीरियसली नहीं लेती या फिर इन केसेस के अगेंस्ट एफआईआर्स नहीं दर्ज की जाती। नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे 2023 ये बताता है कि पाकिस्तान का सबसे करप्ट इंस्टीट्यूट पुलिस फोर्स है। सर्वे के मुताबिक 30% पाकिस्तानी ये मानते हैं कि सबसे ज्यादा करप्ट पुलिस ही है। आप खुद ही सोचे, जहाँ पर क्राइम होने के बाद सबसे पहले पुलिस के पास जाया जाता है, वहाँ पर पुलिस का ये हाल है, तो फिर आगे जुडिशरी कैसे इस सबको लीड करेगी? अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे अपनी यूथ को इस पूरे डिजास्टर से बचा सकते हैं। पहले इस माफिया के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन करने होंगे। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस या फिर इंस्टीट्यूट्स में लॉ एनफोर्समेंट या फिर पॉलिटिकल लेवल पर जो भी माफिया को सपोर्ट कर रहा है, जो भी माफिया को बचा रहा है, उस सब के अगेंस्ट क्रैकडाउन करना होगा। उन सब के अगेंस्ट एफआईआर्स लॉन्च करनी होंगी। पाकिस्तान में स्ट्रीट लेवल अरेस्ट होती हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, बल्कि जो सप्लाई चेन है उसके जो मेन इंडिविजुअल्स हैं उनको अरेस्ट करना होगा कि ये सब कुछ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मेन नेटवर्क कहाँ से बिल्ड हो रहा है। स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में इसको लेकर कैंपेन्स चलानी होंगी, बच्चों को अवेयर करना होगा ताकि उन्हें पता लग सके कि कितने नुकसानदेह है और अगर वो इस सब में इन्वॉल्व होते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अब जो यूथ इस में पहले से फंस चुकी है उसको बचाने के लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल रिहाब सेंटर्स बनाने होंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में रिहाब सेंटर्स हैं तो सही, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव हैं और आम यूथ की एक्सेस में भी नहीं है। अगेन मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि पेरेंट्स की गलती नहीं है, पेरेंट्स की जरूर गलती है, क्योंकि चाहे बच्चे सोसाइटी से ही क्यों ना चीजें अडॉप्ट कर रहे हों, पेरेंटिंग इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आखिर को पेरेंट्स को कैसे नहीं पता चला कि उनके बच्चे इस तरह के ट्रेनिंग्स या फिर इस तरह के नेटवर्क्स में इन्वॉल्व हैं। तो उसके लिए अगेन पेरेंट्स को एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले करना होगा अपने बच्चों को या फिर इस तरह के कारोबार से बचाने के लिए। अब अगर पाकिस्तान अपने यूथ को इस सब से बचाना चाहता है तो सिंगल अरेस्ट या फिर पनिशमेंट्स काफ़ी नहीं होंगी, बल्कि रूट कोज तक पहुंचना होगा इस पूरे सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। वरना हर साल मुस्तफ़ा जैसे कई बच्चे सिस्टम के इस फेलियर का शिकार होते रहेंगे और आई बेट इनमें से कई केसेस कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कि ये पेरेंटिंग इशू है या फिर सिस्टम फेलियर है? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। फिलहाल के लिए सस्पेक्ट्स को लेकर कोई सजा नहीं सुनाई गई है और अगर फ्यूचर में कोई सजा सुनाई जाती है तो उसकी डिटेल्स मैं नीचे पिन कमेंट में ऐड कर दूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड यस, अल्लाह हाफिज।